मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट, एक नए एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो सेक्शन का विजिट जरूर कीजिए, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि मेरा एनालिसिस कैसा होता है, मेरा ओपिनियन कैसा होता है, मेरा व्यू कैसा होता है। दोस्तों, यह वीडियो पूर्ण रूप से इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए यह वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज मैं जिस शेयर पे अपना व्यू लेके आया हूं उसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। रिलायंस पावर लिमिटेड का जो सबसे डीप एनालिसिस मैंने किया था, फंडामेंटल एनालिसिस, वो ₹1.75 के आसपास किया था लगभग 1 साल पहले, और उसके बाद लगभग ₹5 के आसपास में मैंने इस शेयर से अपने व्यूअर्स को एग्जिट करा दिया था। दोस्तों, आप के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फंडामेंटल एनालिसिस का लिंक डाल दूंगा, तो इसमें बने रहना है या एग्जिट करना है या इस शेयर में क्या करना है, इस पे आपको अपना ओपिनियन बनाने के लिए वह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि उसमें एक चीज को कवर किया गया है और हर तरह से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि रिलायंस पावर में क्या करना चाहिए। लेकिन इस रेट पे जब पिछले कुछ महीनों से रिलायंस पावर में बहुत बड़ी तेजी आई है पिछले 2-3 महीने में, और अब इसमें लोअर सर्किट लग चुका है, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि अब रिलायंस पावर में क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले समझिए कि रिलायंस पावर आज के डेट में लगभग 1900 करोड़ रुपया पे ट्रेड कर रही है, और 1900 करोड़ के मार्केट कैप पे जब ट्रेड कर रही है, इसका जो रिजल्ट आया था मैं आपको बता दूं, इसका रिजल्ट आया था 7 मई को। तो रिजल्ट का भी एनालिसिस करेंगे। रिजल्ट आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, सारी एनालिसिस हो चुकी होगी। मैं बस एक चीज आपके लिए रखा हूं जिस पे शायद आपकी नजर न गई हो, उस चीज पे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार हम देखते हैं कि आज के डेट में इसके फिनेंशियल इंडिकेटर क्या कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि दिख रहा होगा कि इसका 52 वीक लो जो है ₹1.66 के आसपास है, और मेरा जो रिकमेंडेशन था ₹1.75 के आसपास था। 52 वीक लो हाई की बात करें तो कल ₹7.64 का एक हाई बनाया था। मार्केट कैप आज के रेट में 1941 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है ये ₹10 के आसपास है। कंपनी आज के रेट में 35 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। कंपनी का बुक वैल्यू बहुत ही अट्रैक्टिव है, ₹31.68 के आसपास है। कंपनी के पास 19 करोड़ का कैश है, और कंपनी का जो डेट है वो 6900 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं इसके चार्ट पे कुछ देखते हैं। देखिए, पिछले 5 साल में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो -17% ईयर-ऑन-ईयर रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से आप देखेंगे तो 3% ग्रोथ रहा है, और पिछले 1 साल में लगभग 23% का ग्रोथ किया है। एक्चुअल में इसका सेल्स इतना गिर गया है कि थोड़ा भी ये अगर उसमें राइज करता है तो आपको परसेंटेज टर्म में एक अच्छा खासा ग्रोथ इसको दिखाई देता है। यह सही नहीं है, फिर भी परसेंटेज टर्म में समझने के लिए इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि यह कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रही है। उसी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखें तो कंपनी 5 साल में, 3 साल में 300% नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ था, जो इस साल में 35% प्लस के आ गया है। अगर कंपनी का ROE देखें और ROCE देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने ₹1 भी कमा के नहीं दिया है। यह साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, डेट इक्विटी रेशियो। देखिए, डेट इक्विटी रेशियो इसका 0.78 है, जो हर दृष्टि से फेवरेबल होता है। कंपनी का जब मैं एनालिसिस किया था उस समय भी बताया था कि कंपनी का जो गैस बेस्ड पूरा इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मोनेटाइज करके कंपनी अपने डेट को कम करना चाहती है, लेकिन पिछले 1 साल में अभी तक इस पे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने को आया है। जबकि बार बार कंपनी, 2 चीज कंपनी के प्रमोटर ने पिछले 1 साल कहा था, जिसके बाद हमने इसमें आप लोगों को रिकमेंड किया था कि पहला
तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि कंपनी अपने गैस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके इक्विपमेंट को बेच के अपना डेट को कम करेंगे, कंपनी को डेट फ्री करेंगे। लेकिन ना तो इनका मोनेटाइज हो पाया है गैस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ना तो प्रमोटर इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया है। उल्टे प्रमोटर ने कंटिन्यू पिछले 5 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बेच बेच के रिटेल पब्लिक को थमा दिया है। और इसी को देखते हुए मैंने 4.5-5 रुपए पे आप लोगों को इसमें निवेश से बचने की सलाह दी थी। तो ये उसके बाद दिख रहा होगा यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 0.2 बहुत ही कम है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना कम होता है उस कंपनी के डिफॉल्ट करने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। अर्थात यह बताता है कि कंपनी जो फ्यूचर का डेट ऑब्लिगेशंस है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, उसको पूरा करने में सफल नहीं हो पाएगी या उसमें फंस सकती है। दोस्तों अब प्रमोटर होल्डिंग पे विशेष बात करेंगे, लेकिन यहां भी आप एक चीज देख सकते हैं कि देखिए मार्च से लेके मार्च 2020 से मार्च 2021 तक कंटिन्यूअस ट्रेंड रहा है, प्रमोटर अपना शेयर कम करते रहा है। और इसमें 9% तो प्रमोटर का होल्डिंग ही है, उसके बावजूद उसका 18% शेयर जो है प्लेज है। तो कंपनी बहुत ही रिस्की है और इस रेट पे तो कंपनी में सोचना समझना बहुत जरूरी पड़ता है। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें, मार्च का रिजल्ट देखिए, ये करोड़ में है फिगर। आपको जो जब कंपनी का रिजल्ट खराब होता है तो आप ध्यान दीजिएगा, करोड़ की जगह पे इतनी बड़ी कंपनी है, 2000 करोड़ की कंपनी है जिसपे 7000 करोड़ का कर्ज है, वो अपना जब बैलेंस शीट जारी करती है, जो अपना रिजल्ट जारी करती है, तो फिगर लाख्स में देती है। अरे भाई लाख्स में क्यों दे रहे हो? लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ऊपर लोग पढ़ते नहीं है कि लाख्स में दे रहा है, वो उसको करोड़ समझ लेते हैं। तो यहां करोड़ की फिगर है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ है, जिस कंपनी पे 7000 करोड़ का कर्जा है, उसका सेल्स कितना है? 5 करोड़। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46 लाख, इंटरेस्ट बर्डन देखिए 106 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से ईपीएस में देखिए -2%, 69 करोड़ का इसको 59 करोड़ का इसको लॉस भी हुआ है। अगर आप ईयरली सेल्स भी देखें तो मात्र 53 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2020 में रहा है। तो ये किसी भी दृष्टि से हमें तो सही नहीं लगता है। सेल्स की दृष्टि से मान लीजिए कर्जा वो अपने जगह पे है, लेकिन कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, तो प्रॉफिट लॉस और डेट ऑब्लिगेशन को मीट करना, ये सब तो अलग बातें हुई है। कंपनी का जो मैंने डीप एनालिसिस किया था उसमें स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया था, कंपनी के पास इंफ्रा की कोई कमी नहीं है, कंपनी के पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, कंपनी के पास कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो इसको हैंडल करने में सफल नहीं रहा है। दोस्तों रिजल्ट के एक पॉइंट पर बात करने से पहले एक बार प्रमोटर होल्डिंग का फिर से मैं एनालिसिस करना चाहूंगा टिकर टेप के आधार पे, और इसका एनालिसिस भी आपको बताऊंगा। देखिए प्रमोटर होल्डिंग देखिए, दिसंबर 2019 में प्रमोटर की होल्डिंग 38.5% थी। ये अलग बात है कि इसमें लगभग 70% के आसपास प्लेस था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू एक हवा बनाया गया मार्केट में कि रिलायंस पावर, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने बोर्ड मीटिंग जो एजीएम होता है उसमें उन्होंने बताया था कि मैं अपनी होल्डिंग बढ़ाऊंगा और इसको डेट फ्री करूंगा। और उसके बाद प्रमोटर के कहने पे जो इसमें खरीदारी आई उसमें प्रमोटर ने अपना सारा माल बेच दिया, और देखिए 38% से करके मात्र 9% पे इसकी होल्डिंग ले आई। और आप सोचिए, जिस प्रमोटर का कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है वो प्रमोटर इसमें क्या कर पाएगा। अगर प्रमोटर को लगता कि हम इसको सही कर लेंगे, हम मोनेटाइज कर लेंगे, डेट फ्री कर लेंगे और हम इसमें वैल्यू जनरेट करेंगे, तो अपनी होल्डिंग क्यों बेचता? बहुत सिंपल सी बात है, वो अपनी होल्डिंग क्यों बेचता? जब किसी भी प्रमोटर को लगता है कि कंपनी भविष्य में बहुत बढ़िया करने वाली है तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाता है। भले ही वो 2 साल के बाद उसकी कंपनी सर्वाइव करने वाली हो, वो आज से ही बढ़ाना शुरू कर देता है। और जिस कंपनी में लगता है प्रमोटर को कि ये कंपनी डूब सकती है, ये कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सेगमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रमोटर अपना होल्डिंग घटाना शुरू कर देता है। तो प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज होना और डिक्रीज होना ये एक बहुत ही जरूरी पैरामीटर है किसी भी शेयर में निवेश करने के लिए और उसको उसमें से निकलने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको याद दिलाऊं कि बहुत सारे लोगों को एक कंसर्न है मेरे साउंड क्वालिटी को लेके। तो ये मेरे संज्ञान में है और मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा है माइक का,
तो वो आते ही आप लोगों की जो कंसर्न है ये दूर हो जाएगी। तब तक थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन है, मार्केट से जाकर मैं ला नहीं सकता हूँ, ऑनलाइन डिलीवरी में डिले हो रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। जिस तरीके से आप लोग पेशेंस के साथ मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो इसको अभी के अभी लाइक करिए, क्योंकि लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक जरूरी होता है। और अपना व्यू इस शेयर पे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। तो दोस्तों, ये रही प्रमोटर होल्डिंग की बात। अब मैं करता हूं म्यूचुअल फंड की बात। देखिए, म्यूचुअल फंड 0.15% कंटिन्यू बना हुआ है, ना निकल रहा है, ना इसमें से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 6.87% दिसंबर 2019 में था, जो घट के अब 4.1% हो गया है। और देखिए, पिछले 3 महीने में जब शेयर का प्राइस काफी राइज हुआ है, इसने 5.79 से घटा के 4.1% कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च से लेके मई तक का जो अभी तक का सफर है, इसमें भी कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग बेची होगी। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की देखिए, तो ये एक जरूर सरप्राइजिंग है कि दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच में इन्होंने लगभग 0.6% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये एक सरप्राइजिंग है। अब आपको मैं बताऊं रिलायंस पावर के रिजल्ट की एक खास बात। देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा पार्टिकुलर्स, तो ये मार्च 2020 का पार्टिकुलर है, ये मार्च 2021 का पार्टिकुलर है। मार्च 2020 में जो इनकी एसेट थी, ये भी फिगर लाख्स में है, मैं आपको बता दूं, तो 1,60,305 लाख है, जो 2021 में घट के एसेट जो है मात्र 94,849 94,849 लाख हो गया है। और लाइबिलिटीज देखिए, मार्च 2020 में जब इनकी लाइबिलिटीज मात्र 23 लाख थी, ये बढ़ के लाइबिलिटी 32 लाख हो गई है। तो ये सिर्फ एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है, दादरी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की। और ये पूरा ओवरऑल है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मार्च 2021 में भी इनको लॉस हुआ है। और इस तरीके से जो इनका रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं टिकर टेप की। तो टिकर टेप एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, टिकर टेप एक बहुत ही अच्छी साइट है एनालिसिस करने के लिए भी, और इस पे जो समझाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा टेबुलर फॉर्म में रहता है। एनालिसिस करने वाले को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए, टिकर टेप कहती है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए सफिशिएंट डाटा नहीं है। रिटर्न जो है एफडी से भी इसका कम है, डिविडेंड रिटर्न भी नहीं है, कंपनी का 0 है, रेड फ्लैग है, कंपनी जो है एएसएम लिस्ट में है। और जो फाइनल एनालिसिस है यह है डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। क्वालिटी चेक में कंपनी को अच्छा नहीं माना गया है, ग्रोथ स्कोर में भी कंपनी निगेटिव है। तो दोस्तों, इस रेट पे, जिस रेट पे आपको दिख रहा है, ऐसे रेट पे जिन लोगों को फ्रेश निवेश करना है उनको स्पष्ट रूप से बचना चाहिए। कंपनी में अभी तक ऐसी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है जिससे इसका प्राइस बढ़ना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस है, जो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अच्छे क्वालिटी स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं। और बाकी आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। दोस्तों, यह वीडियो पुनः बता रहा हूं कि पूर्ण रूप से इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इसके आधार पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक ब्रोकिंग अकाउंट नहीं खोला है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया LIC ब्लू के लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं जिनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।